एलन, जो देखने में तो लोगों की नजर में बड़ा ही आम और सिंपल सा लगता है, पर है एक बहुत ही शानदार और पावरफुल मैच। इस वर्ल्ड के अंदर आम से आम इंसान भी मैजिक के साथ जन्म लेता है और इसलिए मैजिक लेस लोगों की यहाँ कोई इज्जत नहीं। साथ ही एकेडमी में भी उन्हीं लोगों को जगह मिलती है जिनके पास मैजिक से जुड़ा हुआ टैलेंट है। जो मैच एकेडमी में खुद को साबित कर पाया उन्हें किंग बनने तक का मौका मिलता है। और इसी वर्ल्ड के अंदर अपना एलन भी है, जो है तो एक बहुत ही टॉप क्लास का मैच, लेकिन गलती से एकेडमी के एग्जाम्स के दौरान उसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, जिसकी वजह से वो अब फेल हो चुका है। क्योंकि एलन अपना एग्जाम पास नहीं कर पाया तो उसका प्रोफेसर साफ कहता है कि माफ करना, पर मैं तुम्हें इस एकेडमी में एडमिशन नहीं दे सकता। यहाँ सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो रिजल्ट अच्छे लाए। लेकिन बेचारे एलन के लिए दिक्कत ये थी कि वो काफी कम उम्र में ही एक टीचर बन चुका है, लेकिन उसके पास फिलहाल कोई जॉब नहीं। इसलिए उसने सारी उम्मीदें एकेडमी के सिर्फ इस एग्जाम से लगा रखी थी जो अब वो पास नहीं कर पाया। इसलिए अपने प्रोफेसर से कहता है कि प्लीज सर, मुझे अगर कोई छोटी सी भी जॉब मिल जाए तो मैं उसमें गुजारा कर लूंगा, मैं खाली हाथ अपने घर वापस नहीं जा सकता। प्रोफेसर कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मेरे पास तुम्हारे लिए फिलहाल एक टेम्परेरी जॉब है, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस मेरे एक दोस्त की बेटी को ट्रेन करना है, तुम्हें वहाँ ज्यादा टाइम रुकना भी नहीं पड़ेगा और उनसे मिले डोनेशन के कारण तुम काफी अच्छे पैसे भी कमा लोगे। प्रोफेसर एलन को ड्यूक होवर्ड और उसकी फैमिली के बारे में बताता है कि जैसा कि तुम जानते हो ये लोग मैजिक में काफी एक्सपर्ट हैं, लेकिन बदकिस्मती से इनकी बेटी टीना मैजिक यूज नहीं कर पाती, लेकिन वो फिर भी एकेडमी में आना चाहती है। और तुम्हें भी पता है कि एकेडमी बिना मैजिक वाले लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती, तो तुम्हारा काम है जल्द से जल्द उसकी बेटी को मैजिक सिखाना। सब कुछ जानने के बाद एलन एक ट्रेन में बैठ के ड्यूक हावर्ड से मिलने निकल जाता है और यहाँ उसके ट्रेन का टिकट भी प्रोफेसर ने उसे खरीद के दिया था। एलन यहाँ पर लीडिया नाम की एक लड़की को लेटर लिख के सारी बातें बताता है कि उसके साथ अब तक क्या क्या हुआ, जो कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड है या फिर वो है जिससे वो प्यार करता है। एलन उसे परेशान न होने के लिए कहता है क्योंकि जैसे उसका काम खत्म होगा वो तुरंत एकेडमी में उससे मिलने जाएगा। कुछ घंटों बाद जब एलन स्टेशन पहुंचता है तो यहाँ ड्यूक हावर्ड का एक सर्वेंट उसे लेने आया था और साथ ही एक प्यारी सी मेड एली भी, जो खासकर पर्सनली एलन का ध्यान रखेगी। लेकिन जब वो लोग ड्यूक हावर्ड के पैलेस की तरफ जा रहे होते हैं तो एलन अपने कुछ मैजिक स्पेल्स का यूज करके एली को काफी अब्सॉर्ब करता है। और जब तक वो लोग पैलेस में पहुंचते हैं तो एलन को समझ आ गया कि लड़की वही प्रिंसेस है जिसे सिखाने के लिए वो आया है, ना कि कोई मेड। एली हैरान होता है कि क्या तुम्हें कैसे पता लगा मैं मेड नहीं हूँ? हाँ, क्योंकि तुमने जो कपड़े पहने हैं वो किसी सर्वेंट को तो लगते ही नहीं, और अब तक तुम्हें ऑब्जर्व करके मुझे यही पता लग गया कि तुम मुझे इसे रिसीव करने आई ताकि तुम मेरी कैरेक्टर और मेरी पर्सनालिटी को देख सको। ये सब बताने के बाद जैसे एलन अंदर जाता है तो असली मेड उसे टकरा जाती है, जो कि ड्यूक हावर्ड के सर्वेंट ग्रैहम की बेटी है। ये बेचारी बड़ी क्यूट और शर्मीली थी, जिसे थोड़ी सी भी अगर गलती हो जाए तो 100 बार माफी मांगने लग जाती है। इन सबसे मिलने के बाद अब सीधा एलन ड्यूक हावर्ड के पास जाता है, जो कहता है कि तुम्हारा स्वागत है। तो क्या तुम ये जानते हो कि तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया गया? हाँ, ऑब्वियसली मैं यहाँ आपकी बेटी प्रिंसेस टीना को मैजिक सिखाने आया हूँ ताकि इससे मुझे एकेडमी में एनरोल होने का मौका मिले। जिस पर ड्यूक कहता है कि नहीं, तुम गलत हो। लगता है वो प्रोफेसर मेरी बातों को ढंग से समझ नहीं पाया, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया ताकि तुम मेरी बेटी को एकेडमी में जाने से रोको। जो सुनते एलन बहुत हैरान होता है कि आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं। तो ड्यूक फिर अपने बारे में समझाता है कि असल में उसकी 2 बेटियां हैं। उसकी बड़ी बेटी स्टीला मैजिक में शुरुआत से काफी वीक थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उसने इतनी मेहनत की कि उसे एकेडमी ने एक्सेप्ट कर लिया और आज वो इतनी काबिल है कि स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है। लेकिन ड्यूक के लिए परेशानी वाली बात यह है कि इतनी काबिलियत और टैलेंट होने के बाद भी वो उनके मशहूर परिवार की असली पावर्स तक नहीं पहुंची है। लेकिन ड्यूक की मेन परेशानी ये नहीं है। असल में वो ये नहीं चाहता कि उसकी छोटी बेटी टीना एकेडमी में जाए, क्योंकि जिस हिसाब से वो मैजिक में इतनी कमजोर है उसे एकेडमी में भी काफी बुली किया जाएगा। इसलिए वो एलन से कहता है कि तुम कैसे भी उसके दिमाग से एकेडमी जाने का ख्याल निकाल दो। बातचीत करते हुए वो लोग कॉरिडोर से गुजर रहे होते हैं जहाँ हर तरफ पौधे ही पौधे थे। यहीं पर टीना प्लांट्स की देखभाल कर रही थी, जो देख एलन को काफी अच्छा लगता है। और अब ड्यूक के सामने अपनी बात रखते हुए कहता है कि अगर आपने जैसा कहा मैं उसका उल्टा कर दूं, तो अगर मैं उसे मैजिक में मास्टर कर दूं तो एकेडमी में ना ही कोई उसे परेशान कर सकेगा और ना ही कोई उसे कमजोर समझेगा। ड्यूक इस बात पर थोड़ा सोचता है और कहता है कि ठीक है, फिर अगर तुमने कर दिया तो मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बोनस भी दूंगा। जिसके बाद अब शाम में जब एलन ड्यूक की डिनर पार्टी में शामिल होता है तो यहीं पर उसकी मुलाकात दोबारा टीना और एली से होती है, जो कि बिल्कुल आपस में 7 बहनों की तरह रहती थी। टीना ने अपनी मॉम को और एली ने अपनी मॉम और डैड दोनों को खोया था, इसलिए दोनों का बॉन्ड कुछ ज्यादा ही गहरा था। तो ड्यूक एलन से एली को भी ट्रेन करने के लिए कहता है, क्योंकि वो दोनों को ही साथ में एकेडमी भेजना चाहता था। एलन भी कहता है कि हाँ क्यों नहीं, कल से तुम लोग की ट्रेनिंग शुरू होगी तो बस तैयार रहना। साथ ही यहाँ उन दोनों को अपने एक नए साथी से मिलाता है, जो कि एक मैजिकल ब्लैक कैट। ये प्रोफेसर की तरफ से एलन को एक गिफ्ट है जो उनकी हर ट्रेनिंग में हेल्प करेगा। अगली सुबह एलन ट्रेनिंग शुरू करने के लिए टीना से मिलने जाता है तो यहाँ वो कुछ ज्यादा घबराई हुई थी। उसे खुद पर ही भरोसा नहीं था कि वो मैजिक सीख भी पाएगी या नहीं। तो एलन समझाता है कि अरे शांत रहो, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। पहले तुम्हारा ये जानना जरूरी है कि एकेडमी में किस तरह के एग्जाम्स होते हैं। एलन टीना को एकेडमी के 2 तरह के एग्जाम्स के बारे में समझाते हैं, जिसमें सबसे पहला है थ्योरेटिकल एग्जाम, जिसमें मैजिक के साइंस रूल्स और उनके यूज से जुड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये वाला एक तरह से आसान भी होता है, क्योंकि दूसरा एग्जाम है प्रैक्टिकल एग्जाम, जिसमें तुम्हारी कैपेबिलिटी, पावर्स और मैजिक यूज करने की क्षमता को दिखा जाता है ताकि तुम्हारा लेवल और इंक्रीज हो सके। एलन टीना को एक सिंपल सा क्वेश्चन पेपर देते हुए कहता है कि तुम पहले इसे कंप्लीट करो, अगर सब कुछ सही रहा तो कल से हम लोग अपनी ट्रेनिंग शुरू करेंगे। जिसके बाद अब रात तक टीना अपने टेस्ट पेपर कंप्लीट करके एलन के कमरे में भेज देती है। जो देख वो तो काफी हैरान था, क्योंकि उसके सारे के सारे आंसर सही थे, मतलब कि उसका नॉलेज काफी एडवांस लेवल का है। एलन अगली सुबह जाकर टीना को रिजल्ट दिखाते हुए कहता है कि तुमने तो सच में काफी अच्छा परफॉर्म किया। ये टेस्ट बस तुम्हारी नॉलेज के लिए था, जो कि काफी जल्दी खत्म हो गया, पर अब लगता है कि तुम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए रेडी हो। टीना कहती है हाँ, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। इतने सालों में अब तक मैं ढंग से मैजिक करना सीख ही नहीं पाई। कई सारे टीचर से मुझे सिखाने की कोशिश की, पर वो सब हार मान के चले गए, क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं था कि मैं अपनी कोई मैजिकल पावर्स अवेकन भी कर पाऊंगी। तो एलन कहता है कि अरे चिंता मत करो, तुम्हारे बाकी टीचर्स मेरे जैसे नहीं थे। जब तक तुम्हारा एकेडमी में जाने का सपना पूरा नहीं हो जाता मैं भी यहाँ से नहीं जाने वाला। लेकिन एलन ये जानना चाहता था कि उसने एकेडमी में जाने का सपना क्यों चुना। जिस पर टीना खुश होते हुए कहते हैं कि इसलिए क्योंकि मेरी मॉम इस दुनिया की सबसे बेस्ट मैजिकल यूजर थी, मुझे भी उनकी तरह ही मैजिक में महारत हासिल करनी है। इसी बीच एली एक ट्रे में काफी सारी कैंडल्स लेकर अंदर आती है और लड़खड़ाते हुए गलती से गिर जाती है, और जल्दी से एलन एली के साथ साथ गिरती हुई ट्रे को मैजिक से पकड़ लेता है और आराम से टेबल पर रख देता है। और ये सारी कैंडल्स उसने ही उन दोनों की ट्रेनिंग के लिए मंगाए थे। सारी कैंडल्स को सामने रख के वो टीना से पूछता है कि वैसे क्या तुम्हें मैजिक एलिमेंट्स पता है। तो टीना कहती है कि हाँ शायद 5 या 6 होते हैं, फायर, वाटर, अर्थ, एयर, लाइटनिंग और डार्कनेस। और इसके लिए मैजिक 2-3 मैजिकल एलिमेंट्स को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तुमने सही कहा। और तुम्हारी फैमिली खासकर आइस और विंड को कंबाइन करने के लिए फेमस है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ और एलिमेंट्स भी ट्राई करो। एलन पहले एली की एबिलिटीज चेक करना चाहता था और उसे कहता है कि अपनी मैजिक से इस कैंडल को जलाओ, और वो अपनी पहली कोशिश में जला भी देती है। तो एलन
कहता है कि ठीक है, अब विंड का यूज करके इसे बुझाओ, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो फ्लेम बुझा नहीं पाती। तो एलन अब टीना से कहता है कि अब तुम्हारी बारी, मैं चाहता हूँ कि एक बार में तुम सारी कैंडल्स जलाओ। टीना ये करने की काफी कोशिश तो करती है पर वो अपने मैजिक को यूज नहीं कर पा रही थी। तो एलन उसे रोकते हुए कहता है कि ठीक है, अब तुम लोग मुझे देखो। एलन यहाँ पर मैजिक यूज करने के बजाय उसके सेंस को ही मैनिपुलेट कर देता है, जिससे वो कैंडल पर मैजिक के सारे 8 एलिमेंट्स रिलीज कर देता है। जो देख वो दोनों ही काफी हैरान थे कि क्या ऐसा मुमकिन भी है। इसके बाद एलन उन्हें ट्रेनिंग के सेकंड लेवल पर ले जाता है, जो कि मैजिक का एक बहुत ही हाई लेवल है। इसमें आइस, फायर और विंड जैसे एलिमेंट्स की पावर्स जानवरों के रूप में आती है और तुम्हारे बनाए मैजिकल क्रिएचर्स कितने स्ट्रॉन्ग होंगे ये उन्हें समन करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। एलन दोबारा से उन्हें कैंडल्स पर ये मैजिक परफॉर्म करने के लिए कहता है, जिसके लिए एली कोशिश तो बहुत करती है पर कर नहीं पाती। तो एलन कहता है कि अरे कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे ही सीखोगी, बस खुद पर भरोसा रखो। एली अब दोबारा से कैंडल के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करती है, लेकिन उसमें फायर के एलिमेंट की जगह वाटर एलिमेंट रिलीज कर देती है और एक तरह से उसने अपना पहला टेस्ट पास कर लिया। एलन कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने अपनी मैजिक से उसके ट्रू नेचर फायर को ही तोड़ दिया, जो कि सिर्फ मैजिक ही कर पाते हैं। एली के बाद अब टीना की बारी आती है, लेकिन काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद वो अपना मैजिक यूज नहीं कर पा रही थी। एलन उस पर ज्यादा प्रेशर भी नहीं डालना चाहता था, तो कहता है कि ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। रात में अब एलन पहले से मौजूद एंशिएंट बुक्स की लाइब्रेरी में आता है, जहाँ पर सदियों पुरानी किताबें रखी थी। एलन यहाँ वो मैजिकल साइंस ढूंढने आया था जिससे वो एली और टीना की मैजिकल एबिलिटीज को डेवलप कर सके। वहाँ मौजूद बुक्स को देखते हुए एलन की नजर अचानक एक ऐसी बुक पर पड़ती है जो कि उन सभी से काफी अलग लग रही थी और शायद इस बुक में बहुत ही प्रेशियस नॉलेज मौजूद है। एलन जैसे ही पढ़ना शुरू करने वाला होता है कि तभी अंदर टीना हेडमेड के साथ आ जाती है। एलन जल्दी से अपनी लाठी में जाकर खुद को छुपा लेता है। टीना कुछ बुक्स देखने आई थी और हेडमेड को बताती है कि मुझे नया टीचर काफी पसंद आया और मुझे यकीन है कि बाकियों की तरह नहीं है, ये मुझे उन लोगों की तरह छोड़कर नहीं जाएगा। टीना कुछ बुक्स देखने के बाद चुपचाप वहां चली जाती है। तो हेडमेड एलन से कहती है कि बाहर आ जाओ, वो चली गई है। जो देख वही बड़ा हैरान थे, कैसे आपने अपनी प्रेजेंस कैसे फील कर ली। हेडमेड एलन से कहती है कि देखिए टीना को आप पर काफी विश्वास है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसका हमेशा साथ दें। एलन कहता है कि जरूर मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। मैं जानता हूँ कि एली आपकी और ग्रैहम की पोती है, मुझे पता है कि आप लोग उसे प्यार करते हो, लेकिन शायद आप लोग कुछ ज्यादा सख्ती दिखाते हो। वो हर वक्त काफी ज्यादा ही नर्वस रहती है, जो कि उसके मैजिकल लेसंस के लिए ठीक नहीं है। तो प्लीज हो सके तो आप लोग उस पर थोड़ा कम सख्ती दिखाइए ताकि वो खुद को इंप्रूव कर सके। अगली सुबह एलन थोड़ा जल्दी उठकर एली के कामों में उसकी हेल्प करता है ताकि वो लोग जल्दी अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सके। पर जब दोनों साथ में टीना के पास पहुंचते हैं तो बेचारी कुछ ज्यादा ही जल रही थी। शायद काफी हद तक उसके मन में एलन की फीलिंग्स आ चुकी है। एली भी चिढ़ाते हुए कहती है कि लगता है तुम्हें टीचर के हमारे साथ रहने से तकलीफ हो रही है, क्या तुम जल रही हो। दोनों की अलग ही बहस शुरू हो जाती है। तो एलन कहता है कि शांत हो जाओ, हमें ट्रेनिंग भी करनी है। दोनों अब बारी बारी दोबारा से कैंडल के सामने खड़े होकर उसे जलाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन बड़े ही अजीब तरीके से फील हो जाते हैं। तो एलन कहता है कि अरे कोई बात नहीं, जब तक तुम लोग कोई दूसरी स्किल भी सीख सकते हो। और अब वो बस अपने किसी मैजिक ट्रिक से बिना किसी चीज का यूज करे दो छोटे छोटे बिल्ली के बच्चों को क्रिएट कर देता है और समझाता है कि मैजिक का एक बिल्कुल ही अलग यूज है, जिसमें हम रियल चीजों की कई सारी कॉपीज बना सकते हैं। पर फिलहाल वो लोग को प्रैक्टिस करने के लिए कहकर चला जाता है, क्योंकि एक दिन में ही ज्यादा स्किल्स का यूज करने से वो कमजोर भी हो सकते हैं। एलन जा ही रहा होता है कि तभी एक सर्वेंट आके उसे अपने प्यार लीडिया का लव लेटर देता है। इसने लेटर में अपने प्यारे एलन को जो भी अब तक उसके साथ हुआ वो सब बताया होता है और साथ ही ये भी कैसे वो उसे काफी मिस कर रही है। जो देख एलन की सारी टेंशन दूर हो जाती है। और अब जब उसे अपने माशुका की चिट्ठी मिल गई थी तो अगले दिन बिल्कुल ही फ्रेश मूड में एलन दोबारा उन लोगों को सिखाने के लिए आता है, जहाँ पर एली तो कैंडल जला लेती है, लेकिन टीना हमेशा की तरह अपना मैजिक यूज ही नहीं कर पाती। लेकिन इस बार एलन कुछ अजीब नोटिस करता है, टीना के हाथ से हल्के हल्के मैजिक के ट्रेसेस निकल रहे थे। इसलिए अब ये चीज समझने के लिए एलन दोबारा से उस एंशिएंट लाइब्रेरी में जाता है, उसी मिस्टीरियस बुक को पढ़ने लगता है जिसमें बहुत ज्यादा राज छुपे थे। इसलिए उसे यकीन होता है कि इस बुक की नॉलेज के साथ वो उन दोनों ही लड़कियों की पावर्स को निखार सकता है। अगली सुबह एलन एली को एक कोने में लाकर, मेरा मतलब भाई साइड में लाकर उसे पूछता है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ बदलाव हुए हैं क्या। वो ये जानना चाहता था कि एली को अपने दादा दादी से वो प्यार मिल पा रहा है कि नहीं, जिसके लिए उसने एली ग्रैंड मदर से कहा था। और देख के लग रहा है कि वो फिलहाल काफी खुश है। अब वो पहले की तरह नर्वस भी नहीं रहती और अब उसपे कोई प्रेशर भी नहीं। एलन कहता है कि देखो तुम्हारे अंदर हमेशा से ही बहुत टैलेंट है और अब शायद तुम्हारा वो असली टैलेंट बाहर आ पाएगा। अपनी बात का प्रैक्टिकल दिखाने के लिए एलन दोबारा से उसे कैंडल के सामने लाता है, जहाँ इस बार उसका अपने मैजिक के ऊपर इतना अच्छा कंट्रोल था कि वो एक बार में ही कैंडल पर आइस मैजिक यूज कर देती है और उसका यही टैलेंट एलन दिखाना चाह रहा था। लेकिन ये सब देख ऑब्वियसली टीना काफी उदास होती है, क्योंकि अब तक वो कुछ कर ही नहीं पाई। एलन के कहने पर वो एक बार दोबारा से कोशिश तो करती है पर फिर भी कुछ नहीं कर पाती। उसका मोटिवेशन कम हो, इसलिए एलन समझाता है कि अरे कोई बात नहीं, हम दोबारा से ट्राई करेंगे। मैजिक में जरूरी होता है पेशेंस, तुम प्रैक्टिस करती रहो। और अब वो सीधा ड्यूक हावर्ड से मिलने जाता है ताकि टीना कंडीशन के ऊपर बात कर सके। पर एलन की बात सुन ड्यूक थोड़ा गुस्से में कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हें, इस तरह अपने करंट लेवल पर वो एकेडमी में गई तो वहाँ एक दिन भी नहीं टिक पाएगी, इसलिए मैं तुम्हें बस कुछ और दिन देता हूँ। अगर तुम उसका लेवल ठीक कर पाए तो ठीक है, वरना फिर यहाँ से जा सकते हो। इस पर एलन कहता है कि हाँ जरूर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और जब एलन वापस आता है तो देखता है कि टीना अभी लगातार कोशिश कर रही है। एलन भी ये देख परेशान था कि आखिर वो कौन सी रुकावट है जो उसके मैजिक को फ्लो होने से रोक रही है। अगली सुबह जब एलन टीना के पास आता है तो देखता है कि वो थकान के मारे वहाँ बैठी बैठी सो गई। तो अब उसे जगाते हुए वही मिस्टीरियस बुक दिखाते हुए कहता है कि ये देखो, इस बुक के अंदर वो सारे राज हैं जिससे तुम्हारी मैजिकल एबिलिटीज इंप्रूव हो सकती है। लेकिन फिलहाल टीना अपना सारा कॉन्फिडेंस खो चुकी थी और कहते हैं कि बस करो, मैं एक फेलियर हूँ, मैं कभी भी मैजिक मास्टर कर ही नहीं सकती। मेरे सबसे करीबी दोस्त तक मुझसे आगे निकल गई, पर अब तक मैं क्यों कुछ नहीं कर पाई। आखिर मैं क्यों, मुझे क्यों मैजिक ने नकार दिया। टीना ये सब कहते हुए जैसे गुस्से में चिल्लाती है, उसके आसपास बहुत ही पावरफुल आइस स्टॉर्म क्रिएट हो जाता है। जो देख एलन एली से कहता है कि बाहर रहो, पास मत आना। ये आइस स्टॉर्म इतना पावरफुल था कि लगभग पूरे रूम के एरिया को कैप्चर कर चुका था। जो देख एलन समझ जाता है कि वही सबसे खतरनाक मैजिक है, क्योंकि ऐसी मैजिकल पावर्स यूजर अनजाने में बिना कंट्रोल के रिलीज कर देता है, जो कि इतना खतरनाक होता है कि सबसे पहले अपने यूजर को ही तबाह कर देता है। एलन तूफान को रोकने की कोशिश करते हुए टीना को चिल्लाते हुए कहता
है कि जल्दी मेरी बात सुनो, मैं आप टेलीपैथी के जरिए तुम्हारे माइंड तक पहुंचने की कोशिश करूंगा ताकि मेरे और तुम्हारे मैजिकल पावर्स के बीच एक लिंक बन सके। अगर ये सक्सेस हुआ तो ये मैजिक रुक सकता है, इसलिए तुम डरना मत और शांत रहो। एलन अब एक मैजिकल स्पेल कास्ट करके शांति से टेलीपैथी के जरिए शांति से मेंटल लिंक बनाने की कोशिश करता है। और जैसे ये लिंक कंप्लीट हुआ उसे टीना के अंदर के इमोशंस फील होते हैं जो बस चीख कर एक ही चीज कह रहे थे कि मैं एक फेलियर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। एलन समझ जाता है कि बात क्या है और अपने मैजिक के जरिए टीना तक पहुंचने की कोशिश करता है। देखो तुम शांत रहो, जब तक तुम खुद पे काबू नहीं कर लेती ये मैजिक खत्म नहीं होगा। एलन को अपने करीब महसूस करते हुए वो भी ठीक ऐसा ही करती है और अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हुए उसी वक्त अपनी मैजिकल एनर्जी पे भी कंट्रोल पा लेती है, जिससे आसपास का तूफान भी खत्म होने लगा और तभी उसके पीछे से एक शानदार व्हाइट ड्रैगन निकल के सामने आता है। एलन जल्दी से जाकर टीना को संभालता है और उस व्हाइट ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहता है कि मतलब ये इसी ड्रैगन की प्रेजेंस थी जो तुम्हारे अंदर के उस मैजिकल फ्लो को रोक रही थी। एलन अभी उस ड्रैगन को ही देख रहा था जो उसे कहता है कि आखिरकार तुमने इस लड़की को इतने पावरफुल मैजिक को कंट्रोल करना सिखाई दिया, मुझे यकीन है कि वो सिर्फ तुम हो जो उसके असली पावर्स को सामने ला पाओगे। पर कहते हुए वो ड्रैगन गायब हो जाता है। एलन टीना से कहता है कि तो क्या तुमने वो सुना, पर असल में तो यार उसे कुछ सुना ही नहीं दिया था, मतलब कि ड्रैगन की आवाज सिर्फ उसने ही सुनी है। अचानक तभी एलन बेहोश होकर गिर जाता है क्योंकि उसने अपनी कुछ ज्यादा एनर्जी यूज कर ली थी। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो टीना बगल में ही बैठी थी। एलन बधाई देते हुए कहता है कि तुमने तो फाइनली अपने मैजिक कंट्रोल करना सीख लिया। वैसे मैं तुम्हें अभी एक राज बता रहा हूँ, तुम्हें किसी को बताना मत। मैंने तुम्हारे और मेरे बीच में एक मैजिकल लिंक क्रिएट किया था जिसकी वजह से तुम्हें एक्स्ट्रा पावर मिली, लेकिन बात यह है कि मैंने आज तक ये पावर किसी को भी नहीं दी सिवाय अपनी बहन और लीडिया को छोड़कर। एलन उसे अपनी पावर्स कंट्रोल रखने के लिए कहता है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसकी पावर्स कुछ ज्यादा तबाही मचा सकती है। उसी रात एलन दोबारा उस मिस्टीरियस बुक को पढ़ता है जिसमें अब उसे मैजिक के बारे में और भी कुछ बहुत सारे राज पता लगते हैं, जहाँ पर वो दोबारा से उन लोगों को कैंडल के सामने खड़ा करवाकर अपना मैजिक परफॉर्म करवाता है। और टीना जैसे ही कैंडल को जलाने के लिए मैजिक कास्ट करती है तो उसने गलती से लोगों की छवि तोड़ दी क्योंकि उसके पास अपने मैजिक का फिलहाल उतना कंट्रोल नहीं है। एलन को उसी ड्रैगन के बारे में याद आता है और समझ जाता है कि टीना के पास शायद उसकी सोच से भी ज्यादा पावर्स है, इसलिए अब उसे धीरे धीरे अपने मैजिक को कंट्रोल करना सीखना होगा। एलन ने फाइनली टीना की मैजिकल पावर्स अवेक कर दी थी तो उसकी खुशखबरी वो अपने प्रोफेसर को भेजता है। वहीं एलन के ही एक दोस्त गिल को भी जब ये पता लगता है तो वो भी कहता है कि हाँ मुझे पता था, ऐसे काम एलन के अलावा और कोई नहीं कर सकता। इधर वो उसी मिस्टीरियस बुक पर बने निशान को देख रहा था और सोचता है कि भला इतनी कमाल की चीज बनाने वाला इंसान आखिर है कौन, मुझे इसके राज का पता लगाना ही होगा। अगले दिन वो एली और टीना को दोबारा कैंडल के सामने खड़ा करता है जो इस बार अपनी मैजिकल एनर्जी और कुछ अलग एलिमेंट्स को काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पा रही थी। तो उनकी प्रोग्रेस देखते हुए एलन सीरियस ट्रेनिंग शुरू करता है, जहाँ सबसे पहले वो एली को हेड सर्वेंट ग्राहम के सामने खड़ा करता है जो बारी बारी उस पर काफी सारे अटैक्स कर रहा था, पर एली काफी अच्छे से डॉज करते हुए अपना जवाबी हमला कर पा रही थी। साथ ही टीना भी अपने मैजिक को मास्टर करने के लिए प्रैक्टिस करने में लग जाती है। रात में अब एलन ग्राहम से मिलकर उस मिस्टीरियस बुक पर लगे निशान के बारे में पूछता है और साथ ही उस बुक के ओनर के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन ग्राहम साफ ना कर देता है कि माफ करना मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। लेकिन एलन इतनी आसानी से हार नहीं मानता और अब आराम से बैठ के सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करता है। सबसे पहले टीना के अंदर से निकला वो ड्रैगन, उस ड्रैगन की आवाज और साथ ही बुक के ऊपर बना हुआ निशान, और बड़े गौर से इस बारे में सोचने के बाद वो काफी हैरान होता है क्योंकि उसे बुक के असली मालिक का पता चल गया है। अगले दिन अब वो ड्यूक हॉवर्ड के पास जाता है उसे बताने के लिए कि अब उसकी बेटी की पावर्स में कितनी ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं और अब वो अकेडमी भी जा सकती है। लेकिन ड्यूक अब भी अपने फैसले पर अड़ा था और कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि वो अकेडमी नहीं जाएगी और तुमने अपना वक्त भी गवा दिया, तो अब तुम जा सकते हो। असल में उसे अपनी बेटी की सेफ्टी की परवाह थी, इसलिए वो किसी भी हाल में उसे जाने नहीं देना चाहता था। तभी एलन ड्यूक को वही मिस्टीरियस बुक दिखाता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया। वो बताता है कि मुझे बुक लाइब्रेरी में मिली, इस बुक के अंदर बहुत ही रेयर और सीक्रेट नॉलेज भरी हुई है और जब मैंने इस बुक पर काफी रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि ये बुक और किसी की नहीं बल्कि आपकी वाइफ रोजे की है। जो देख ड्यूक बहुत हैरान था क्योंकि उसे अभी यकीन नहीं होता। एलन बताता है कि असल में आपकी वाइफ यही चाहती थी कि टीना मैजिकल एकेडमी में जाए और अपने टैलेंट के दम पे आगे बढ़े। एलन ड्यूक को उस बुक के अंदर लगा हुआ रोजे का पर्सनल शील्ड भी दिखा देता है, जैसे ये साबित होता है कि बुक उनकी ही है। साथ ही वो ड्यूक को उस व्हाइट ड्रैगन के बारे में बताते हुए कहता है कि असल में उसके अंदर आपकी वाइफ की एक स्पिरिट मौजूद थी जो तब तक टीना के साथ रही जब तक वो अपनी मैजिक को रिलीज करने के काबिल नहीं हो गई। और अब क्योंकि जब उसे समझ आ गया कि उसकी पत्नी भी यही चाहती थी तो ड्यूक टीना को एकेडमी भेजने के लिए फाइनली मान जाता है। एलन टीना और एली के पास आके उन्हें खुशखबरी देता है कि तुम लोग अब एकेडमी जाने वाले हो, लेकिन साथ ही उसके फादर की एक शर्त है, एकेडमी जाने से पहले उन लोगों को एक पावरफुल मैच को हराना होगा जो खुद उनके फादर ही लेके आएंगे। अगर वो लोग उस वक्त जीत कर खुद को साबित कर देते हैं तभी उन्हें एकेडमी जाने का अप्रूवल मिलेगा। जो वो लोग थोड़ी परेशान होती है पर एलन कहता है चिंता मत करो, मेरी ट्रेनिंग के साथ तुम उस मैच को भी हरा सकते हो। जिसके बाद तुरंत ही बिना समय गवाए एलन ट्रेनिंग शुरू कर देता है जहां दोनों ही लड़कियां एक साथ मिलकर एलन का सामना कर रही होती हैं। एलन यहां बस खुद का डिफेंस कर रहा था तो वो लोग अपनी पावर कंबाइन करके उसे हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके कंबाइन अटैक को भी एलन बस पलक झपकते ही रोक देता है और समझाता है कि देखो अब तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, तुम्हारा अगला अपोनेंट तुम पे अटैक्स भी करेगा, इसलिए तुम दोनों को एक साथ मिलकर लड़ना होगा। अब फिलहाल आज का दिन तो खत्म हो चुका था तो वो लोग अगले दिन दोबारा ट्रेनिंग शुरू करते हैं और आते ही एलन बिना टाइम गवाए उन्हें खुद पर अटैक करने के लिए कहता है। एली जल्दी से आसपास का माहौल धुंधला करके अपने विंड मैजिक से अटैक करने की कोशिश करती है पर एलन उसे भी रोक लेता है। लेकिन दूसरी तरफ टीना आइस मैजिक से अटैक्स बसाना शुरू कर देती है, जिसे पहले तो एलन आसानी से ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उसका हमला हर तरफ से आ रहा था जिसे डॉज करने के लिए एलन को अपनी स्पीड का यूज करना पड़ता है। एली भी अचानक तभी सरप्राइज अटैक करती है जिसे एलन डॉज कर लेता है। उन दोनों कंबाइंड अटैक्स एक के बाद एक लगातार हो रहे थे जिस वजह से एलन को एक मैजिकल सर्कल के बीच खड़ा होकर डिफेंस करना पड़ता है, पर इसके बावजूद फाइनली दोनों मिलकर उस पर अपना एक अटैक लैंड कर ही देते हैं। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना काफी है। तुम लोग का परफॉर्मेंस सच में काफी लाजवाब था, लेकिन फिलहाल अब तुम लोग थोड़ा जाकर आराम कर लो ताकि कल के मैच के लिए तुम्हारी एनर्जी बची रहे। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एलन लाइब्रेरी में आकर रोजे की बुक पढ़ रहा होता है कि तभी टीना वहां आती है। इसके चेहरे पर कल के मैच के लिए साफ साफ घबराहट दिख रही थी। वो इस बात से डर रही थी कि अगर गलती से भी कल अगर वो हार गई तो उसके फादर कभी उसे एकेडमी जाने ही नहीं देंगे। अरे तुम क्या कह रही हो, जरा देखो खुद को, तुम्हारा लेवल कितना ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। इस तरह डरो मत वरना कल के मैच में तुम नर्वस रहोगे। टीना यहाँ एलन को अपने बचपन की बातें बताती है, कैसे उसकी माँ हमेशा उसे मैजिकल लेजेंड्स की कहानी सुनाया करती और उसे आइस ड्रैगन और मैजिक जैसी चीजों के बारे में बताया करती। एलन समझ जाता है कि जरूर ये उस बुक की कहानी है और टीना को वही बुक दे देता है जिसे अब तक उसने उन लोगों की ट्रेनिंग के लिए यूज किया। ये बुक तुम्हारी मॉम की ही है और लगता है कि शायद उन्होंने तुम्हारे लिए छोड़ा था। उनकी सारी उम्मीदें तुमसे ही हैं, इसलिए कल अपना बेस्ट देना। अगले दिन फाइनली उनके असली टेस्ट का वक्त आ चुका था जहाँ एलन जब उन
दोनों को बैटलफील्ड की तरफ ले जा रहा होता है तो वहाँ हेडमेट उन्हें रोकते हुए टीना को एक मैजिकल स्टाफ देती है जो असल में ड्यूक हावर्ड की वाइफ यानी टीना की माँ का था। वो चाहती थी कि जब टीना ऐसे काबिल हो जाए तब उसे सौंप दिया जाए। मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है, मुझे अच्छे से पता है। जैसे ही दोनों मैच के लिए आते हैं तो यहाँ उनके सामने एक अननोन मेज खड़ा होता है। सबसे पहले एली अपने वेट मैजिक से अटैक करके उसे रोकने की कोशिश करती है और तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है, पर वो मेज उल्टा उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे उछालकर हवा में फेंक देता है। पर हवा में होने के बावजूद भी एली दो मैजिकल एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके उसे वहीं पर रोक देती है। मौका मिलते ही टीना इस मैजिक से उसके पैरों को फ्रीज करके उसे जकड़ने की सोचती है, लेकिन इतने में वो खुद को आजाद कर लेता है और एक तेज जंप के साथ नीचे आते हुए टीना पर एक जोरदार हमला करने वाला होता है कि तभी एली आकर बचा लेती है। लगातार कुछ हमले करने के बाद वो दोनों उस मैच को आगे और पीछे से घेर लेते हैं और उसमें कंबाइंड अटैक करते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके हमले को रोक लेता है और अपनी असली पावर शो करते हुए आइस मैजिक का एक जबरदस्त एक्सप्लोजन करता है। वो उन दोनों के खिलाफ आइस मैजिक का यूज करना शुरू कर देता है, जो देख एलन काफी हैरान था क्योंकि उसका आइस मैजिक कितना खतरनाक है ये एलन तक को महसूस हो रहा था। और उसी पल वो ये बात समझ गया कि ये मैच और कोई नहीं बल्कि खुद ड्यूक हावर्ड है, जिसने बिना किसी को बताया खुद अपनी बेटी को टेस्ट करने का फैसला किया था। जैसे जैसे वो अपनी आइस मैजिक की पावर्स और ज्यादा रिलीज कर रहा था, दोनों काफी घबराने लगते हैं कि भला अब हम लोग क्या करें। तो एलन उन्हें शांत करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, तुम दोनों की कंबाइंड पावर उसके बराबर ही है, तुम लोग कर सकते हो। इधर ड्यूक आइस मैजिक से बर्फ की एक बहुत ही बड़ी चट्टान बना लेता है और उन पर हमला करने वाला था कि तभी दोनों ही लड़कियां एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ अपने मैजिक को कंबाइन करके उस बर्फ से बड़ी चट्टान को अपने तक पहुंचने से पहले ब्लास्ट कर देती है। हालांकि उन लोगों ने अपनी ताकत को साबित तो कर दिया था, लेकिन ड्यूक हावर्ड यही नहीं रुकता। वो अपना एक बहुत ही पावरफुल स्पेल कास्ट करते हुए एक खतरनाक बीस्ट स्नोबॉल को समन कर लेता है, जो देख एलन भी घबराने लगता है क्योंकि इन दोनों के लिए ही इतने पावरफुल मैजिक के सामने टिक पाना बहुत ही मुश्किल है। एलन खुद नीचे आके आराम से सब रोकने के लिए कहता है, पर फिलहाल उसके हाथ में भी कुछ नहीं था। फिलहाल इधर एली और टीना पीछे हटते हुए एक बार दोबारा से उस बेस्ट के ऊपर अपना एक ऐसा कंबाइन अटैक करते हैं जो सिर्फ कुछ बहुत ही पावरफुल मैजिशियन से कर पाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो स्नोबॉल वहीं का वहीं खड़ा रहता है। एलन कहता है कि चिंता मत करो, उस ट्रेनिंग को याद करो जो मैंने तुम्हें सिखाया। वो दोनों अपना कोऑर्डिनेशन दिखाते हुए स्टाफ को साथ में पकड़ लेते हैं, जिससे अब किसी तरह का मैजिक रिलीज होता है। जैसे ही ड्यूक अपने वुल्फ कोन पे चपड़ने का ऑर्डर देता है तो उनके स्टाफ से कुछ ऐसी मैजिकल एनर्जी रिलीज होती है जिससे एक और वुल्फ समन हो गया। दोनों ही बीस्ट्स के बीच एक भयानक क्लैश हो जाता है, लेकिन टीना जानती थी कि इतना काफी नहीं है। वो अपनी मॉम की दी हुई एक हेयर रिबन निकालकर स्टाफ से बांध देती है। जैसे ही वो रिबन और स्टाफ एक साथ मिलते हैं बहुत ही भयानक पावर रिलीज होती है और बस कुछ पलों के अंदर ही किंग हावर्ड और बीस्ट वहीं खत्म हो जाता है। ये पावर इतना ज्यादा था कि एक बड़े ब्लास्ट के साथ पूरे डोम का छाती टूट जाता है और इसी के साथ उन दोनों ने इस मैच को ऑफिशियली जीत लिया था। इसके बाद अगली सीन में वो लोग स्टेशन पे अकेडमी जाने के लिए आए होते हैं, जहाँ ड्यूक हावर्ड खुद उन्हें छोड़ने आया था और टीना से कहता है कि देखो तुम मुझे माफ करना, मैं पहले डर रहा था कि तुम्हें अकेडमी भेजना चाहिए या नहीं, लेकिन अब तुम्हारी काबिलियत देखने के बाद मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम जरूर बहुत आगे बढ़ोगी। इसके बाद अब वो तीनों ही अकेडमी की तरफ निकल जाते हैं और काफी घंटों के सफर के बाद वो लोग फाइनली अकेडमी पहुंच जाते हैं। और जैसे एलन बेचारा अकेडमी में एंटर करता है कि उसके ऊपर एक फायर मैजिक से अटैक होता है, जिसे वो बड़ी आसानी से डिफ्लेक्ट कर लेता है क्योंकि ये उसकी प्यारी माशुका लिविया ने किया था। वो फिलहाल इस बात से बहुत गुस्सा थी कि एलन ने इतने दिनों में बस एक ही बार लेटर लिखा, लगता है कि वहाँ तुम्हें कुछ ज्यादा ही मजे आ रहे थे, तुम्हें तो मेरी परवाह नहीं है ना। तो एलन पहले आराम से उसे समझाता है कि शांत हो जाए, मैं सब बताता हूँ। वो लिडिया को सारी बातें बताता है जो भी कुछ उन लोगों के साथ हुआ, लेकिन बस उस बात को सीक्रेट रखता है जो उसने टीना के साथ मैजिकल लिंक बनाया था। एलन लिडिया से कहता है कि वैसे मुझे अभी तुम्हें कुछ बताना है, और तब वो कुछ समय पहले की बात याद करता है जब ड्यूक हावर्ड अपने दोनों बेटियों के साथ आने से पहले उसके साथ बैठा था, जहाँ ड्यूक ने उसकी तारीफ की थी और साथ ही कहा था कि मुझे तुम्हारे एग्जाम में फेल होने की असली वजह पता है। तुम्हारे टेस्ट का आखिरी मैच प्रिंस ग्रेड के साथ हुआ था और तुम उसे हराने भी वाले थे, लेकिन हारने के डर से उसने सबसे ही कह दिया कि तुमने उसे मैच से पहले रिस्पेक्ट नहीं दी और उस जैसे प्रिंस के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था, तो तुम्हें फेल कर दिया गया। एलन को ये बातें याद करके बुरा तो लगता है, पर साथ ही उसे ड्यूक के अंदर की अच्छाई भी दिखती है और इसलिए वो उन लोगों को अपना मानते हुए एक ऐसी बात बताता है जो उसने कभी किसी को नहीं बताया कि असल में वो एक ऑर्फन है जिसे वुल्फ क्लैन के दो औरतों ने मिलकर पाला। और जहाँ तक यार इस दुनिया की बात है, वुल्फ क्लैन सबसे पावरफुल होता है। ड्यूक को ये बातें सुन अच्छा नहीं लगता है कि एलन खुद को इतना अकेला समझ रहा है और उसे कहता है कि आज से तुम हमें अपनी फैमिली समझो, जब तुम्हें जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना। पर उसके जाने से पहले वो प्रोफेसर खुद उसे मिलने आता है, जिसकी वजह से एलन को एक पोजीशन मिली थी और एलन को एक नया जॉब ऑफर देते हुए कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन काम है, अगर तुम चाहो तो अब से तुम ड्यूक हावर्ड के लिए रेगुलरली काम कर सकते हो। और एलन भी अपने प्रोफेसर के इस जॉब ऑफर को मना नहीं कर पाता। यहाँ प्रेजेंट में एलन लिडिया से कहता है कि देखो अब तक मेरे साथ जो भी हुआ मैंने वो सब तुम्हें बता दिया और यही वजह है कि मैं यहाँ इन दोनों लड़कियों के साथ हूँ। फिलहाल मैं थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ, हम लोग कल मिलते हैं। इसके बाद अगले दिन अकेडमी में टीना और एली की पहली क्लास थी, तो एलन उन्हें गुड लक कहकर और अच्छे समझाकर अपनी पहली क्लास में भेज देता है। एलन से मिलने के लिए यहाँ उसकी बहन कैरन आई होती है और साथ ही लेडी लीजा भी, जो कि लिडिया की माँ है और एलन को अपने बेटे जैसा प्यार करती है, पर उन्हें ये नहीं पता कि जिसे वो बेटा समझ रही है वो दामाद बनने की फिराक में है। वो सब लोग असेंबली स्क्वायर में आते हैं, जहाँ पर नए स्टूडेंट्स के लिए वेलकम सेरेमनी शुरू हो रही थी। सबसे पहले कैरन स्टेज पे आती है, जो कि स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट है, और पूरे गर्व से खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताते हैं कि मैं वुल्फ क्लैन से हूँ। हालांकि काफी सारे लोग इस क्लैन से नफरत करते हैं, पर मुझे उन सबसे फर्क नहीं पड़ता। यही कैरन अपने क्लैन के लेटेस्ट इमेज को इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसके आते ही सब कुछ शोर मचाते हुए तालियां बजाता है। जिसके बाद अब बारी आती है टीना की स्पीच देने की, क्योंकि उसका ओहदा सभी स्टूडेंट्स में काफी बड़ा था, तो इसलिए उसे स्पीच देने का मौका मिला, पर वो बेचारी कुछ ज्यादा नर्वस थी। फिर भी हिम्मत करते हुए अपनी मुश्किलों के बारे में बताते हैं कि वो कैसे यहाँ तक पहुंचे, और फिर वही सब जो एक स्पीच में होता है। जिसके बाद खुद टीना की बहन सामने आती है, जो कि फिलहाल स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है, और कुछ मोटिवेशनल बातों के साथ न्यू स्टूडेंट्स का वेलकम करते हुए अपनी स्पीच खत्म करती है। अगले दिन जब वो लोग अकेडमी के बैटलफील्ड में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो यहाँ लिडिया का सामना प्रिंस ग्रेड के गार्ड से होता है, जो वही प्रिंस है जिसने एलन को बदनाम करके फेल करवा दिया था, और इसलिए लिडिया को उससे नफरत है। हालांकि ग्रेड खुद लिडिया को पसंद करता था, लेकिन वो उन्हें जरा भी बर्दाश्त नहीं करती। लिडिया उनसे लड़ी रही होती है कि तभी एलन के साथ साथ खुद सुल्तान भी वहाँ पर आ जाता है और पूछता है कि भला यहाँ पर आखिर वो क्या रहा है। लिडिया कहती है कि माफ कीजिएगा, पर आपका बेटा ही मुझे परेशान कर रहा था। ग्रेड झूठ बोलकर लिडिया को फंसाने की कोशिश करता है, जो देख एलन बीच में आते हुए कहता है कि मुझे माफ कीजिए, पर मुझे इतना यकीन है कि लिडिया बेवजह किसी पे हमला नहीं करेगी, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रिंस ग्रेड को हमसे दूर रखिए, उसका बिहेवियर सही नहीं है। क्या कहा? तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो? तुम होते कौन हो? तुम लोग तो सारे खुद वुल्फ क्लैन के परिवार से आते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे इल्जाम लगाने की? एलन कहता है कि देख ले भाई, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तू अभी नहीं समझ पाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तभी सुल्तान उन लोगों की लड़ाई को रोकते हुए कहता है कि बस अब बहुत हो गया, और अब वो खुद ग्राहक को सजा सुनाते हुए लिडिया और एलन से दूर रहने के लिए
कहता है। और अब इस घमंडी के मन में उन लोगों के लिए और ज्यादा नफरत बढ़ जाती है। शाम में जब एलन लीडिया को ले जा रहा होता है तो वो उसे रोकते हुए कहती है कि मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ, मैं सुल्तान की बेटी हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम मेरे लिए खुद को खतरे में मत डाला करो। मैं नहीं चाहती किसी भी तरह की मुश्किल हमारी शादी की रुकावटें बने, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। हालांकि एलन भी लीडिया से प्यार करता है, पर ये सब सुनकर फिर भी हैरान होता है कि क्या सच में लीडिया को उसकी इतनी परवाह है। अब इससे पहले क्यों कुछ बोलता है, टीना, एली और उनके नए दोस्त लियोन भी वहाँ आती है, जो कि लीडिया को एलन के साथ देखकर काफी जल रही होती है। साथ ही लीडिया को भी गुस्सा आ रहा होता है कि लोग एलन के इतना आगे पीछे क्यों करते हैं। यहाँ पर वही बात है, एक अनार 100 बीमार, बेचारा अकेला किस किस से प्यार करे। अगली सुबह जब एलन अकेडमी में कैरन से मिलता है तो वो बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि वो पिछले कई दिनों से कैरन से मिलने तक नहीं आया। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि तभी टीना की बड़ी बहन स्टेला अंदर आती है, जो जैसे एलन को देखती है उसके मन में भी लड्डू फूटने लगते हैं। इसे भी पहली नजर में एलन पसंद आ गया। तभी कैरन एलन को अकेडमी डायरेक्टर का भेजा हुआ लेटर देते हुए कहती है कि तुम्हारे लिए है। लेटर में डायरेक्टर ने लिखा होता है कि वो एलन और प्रिंस ग्रैंट के बीच जो सब हुआ वो सब जानता है। सजा के तौर पर ग्रैंट को अपने फादर के अंडर हाउस अरेस्ट में रखा गया है, लेकिन डायरेक्टर का मानना है कि अभी भी खतरा टला नहीं है। इसलिए हालातों को समझते हुए डायरेक्टर ने अकेडमी की सिक्योरिटी और बढ़ा दी है। और ये लेटर के जरिए डायरेक्टर एलन को सावधान करना चाहते थे कि वो ग्रैंट को बिल्कुल भी हल्के में ना ले। हालांकि एलन ये सुनकर थोड़ा परेशान तो होता है, पर वो बात अपने तक ही रखता है। स्टेला और कैरन को कुछ नहीं बताता। उन लोगों के जाने के थोड़ी देर बाद स्टेला वापस से आकर एलन को उसका पूरे दिन का शेड्यूल देती है, जहाँ इस बीच वो नोटिस करता है कि स्टेला के बालों का स्टाइल और उस पर लगे वो रिबन्स बिल्कुल टीना के जैसे हैं। एलन इस बारे में पूछता है तो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, हम दोनों की परवरिश बचपन से साथ हुई है, इसलिए हम दोनों को ही अपनी मदर के काफी सारे गुण विरासत में मिले हैं। एलन समझ जाता है कि मतलब इसके पास भी वो लेजेंडरी पावर्स होनी चाहिए, शायद ये अभी तक अपने ट्रू पोटेंशियल तक नहीं पहुंची। उसे बातचीत करने के बाद एलन अकेडमी की अपनी पहली क्लास लेने आता है, जहाँ पर एली, टीना और बाकी स्टूडेंट्स भी आए होते हैं। एलन सबसे पहले उनमें से एक को अपना एक मैजिकल स्पेल कास्ट करके दिखाने को कहता है और फिर समझाता है कि देखो हर एक मेज के पास अपनी एक यूनिक एबिलिटी होती है और वही यूनिक एबिलिटी उस मेज की असली ताकत होती है। वो टीना को अपना आइस मैजिक परफॉर्म करने को कहता है, पर जैसे ही वो अपना मैजिक यूज करना शुरू करती है ढंग से कंट्रोल ही नहीं कर पाती और सब कुछ फ्रीज होने लगता है। तो जल्दी से एलन टीना को शांत करके उसकी मैजिकल एनर्जी को कंट्रोल में लाता है। फिलहाल उसे अपने आइस मैजिक पे काम करने की अब भी काफी जरूरत है। आगे एलन फायर और वाटर मैजिक कंबाइन करके दिखाता है और फिर एक साथ मैजिक के कई सारे एलिमेंट्स को यूज करता है, उन्हें समझाने के लिए कि हर एक मेज के पास एक से ज्यादा एलिमेंट्स को यूज करने की क्षमता होनी चाहिए। वो समझाता है कैसे हर एलिमेंट के अलग अलग मैजिकल बीस्ट होते हैं, जिन्हें समन करने के लिए उन्हें प्रैक्टिस करनी होगी। अपनी आज की क्लास खत्म करके वो टीना, एली और लियान के साथ घर वापस आता है, उन्हें एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देने के लिए, जिसकी जॉब उसे ड्यूक ने दी है। और ऐसी कुछ दिन लगातार ट्रेनिंग और क्लासेस के बाद वो फैसला करता है कि उन्हें सबको थोड़ा रिलैक्स करवाया जाए। और आज सबको एक साथ लीडिया के फादर के होटल में हॉट स्प्रिंग का मजा दिलवाने के लिए कराता है, जहाँ आज उनके साथ एलन का दोस्त गिल भी है। और उन बेचारों का नसीब इतना खराब था कि जैसे वो लोग होटल पहुंचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि आज तो हॉट स्प्रिंग बंद है। कुछ प्रॉब्लम के कारण हॉट स्प्रिंग कुछ देर तक बंद रहेगा, इसलिए उन्हें वेट करना पड़ेगा। इसी बीच इन लोगों के साथ लीडिया की एक फ्रेंड फैल्शिया भी आती है, पर अब ऐसे बैठे बैठे वो लोग टाइम पास करके काफी बोर हो गए थे। तो एलन और गिल खुद वहाँ के स्टाफ के पास जाते हैं ये जानने के लिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो वहाँ का हेड उन्हें बताता है कि ऐसा नहीं है किसी मशीन के खराब होने की वजह से हॉट स्प्रिंग बंद हुआ, बल्कि वहाँ जो हीटिंग स्टोन था जो हॉट स्प्रिंग के पानी को गर्म रखता था वो गायब हो चुका है। जो सुन वो लोग समझ जाते हैं कि जरूर स्टोन को चुराया गया है। इससे परेशानी होनी तो उन्हीं लोगों को है, तो अब उन्हें चोर को ढूंढना पड़ेगा। वो लोग जब यही बातचीत कर रहे होते हैं कि इसे किसने चुराया होगा कि तभी गिल को एक ऐसी बर्ड के बारे में याद आता है जो हीट के बिना नहीं रह सकता। तो हो सकता है कि शायद उसने ही चुराया हो। एलन कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो हमें होटल के आसपास केव्स में सर्च करना चाहिए। लेकिन एलन बाकी सभी लड़कियों को होटल में रुकने को कहकर सिर्फ लीडिया को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि उसे फायर मैजिक आता था तो वो स्टोन को दूर से ही सेंस कर सकती है। इसी बीच रास्ते में लीडिया एलन के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जरूर एलन ने किसी और के साथ ही मैजिकल बॉन्ड बनाया है। एलन बात घुमाने की कोशिश करते हैं तो लीडिया कहते हैं कोई बात नहीं, मैं खुद इसका पता लगा लूंगी। कुछ देर बाद अब वो लोग बड़ी सी गुफा के पास पहुंचते हैं, जहाँ भाई उनके पीछे पीछे वो सारी लड़कियां भी आ गई थी। शायद बेचारियों को लीडिया के एलन के साथ होने की वजह से जलन हो रही थी। वो सब लोग जब साथ में अंदर आते हैं तो वो हीटिंग स्टोन अंदर ही रखा था और आसपास एक बर्ड के छोटे छोटे बच्चे थे। असल में ये स्टोन एक बर्ड खुद यहाँ पर लेकर आई थी, जिसके बच्चों को गर्मी की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो लोग एक्स्ट्रा हीट के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। हालातों को समझने के बाद एलन उन लड़कियों को 2 काम देता है। सबसे पहला काम कि बिना उन बच्चों को डराए, बिना उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए मैजिकल हीटिंग स्टोन को वहाँ से निकालना, जिसके लिए उन्हें किसी दूसरे हीट सोर्स का इंतजाम करना पड़ेगा। और दूसरा काम ये है कि पहला काम उनके मदर के आने से पहले कंप्लीट होना चाहिए। और यहाँ पे भाई एलन की माशुका है, सही में अच्छा आइडिया निकालती है। वो लोग एक दूसरे छोटे से स्टोन पर हीटिंग मैजिक यूज करके सेम उसी स्टोन जैसा बना देते हैं, ताकि उन बर्ड के बच्चों को कोई दिक्कत भी ना हो। पर इससे पहले कि वो लोग अपना काम पूरा कर पाते, खुद मदर बर्ड वहाँ गई होती है। वो आते ही गुस्से में सभी पर खतरनाक हमला करती है, जिसे लीडिया बड़ी मुश्किल से रोक पाती है। तभी एलन प्रोफेसर की कैट के जरिए कोई मैजिक स्पेल कास्ट करके उस बर्ड को शांत कर देता है। एलन बर्ड को समझाता है कि हम नहीं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुंचाने आए थे, बस अपने मैजिकल स्टोन को लेने आए थे। और सभी से कहता है कि हमें शायद इस स्टोन को यहीं पर छोड़ देना चाहिए, इसकी हमसे ज्यादा जरूरत इन बर्ड्स को है। और तब एलन उन्हें बताता है कि उन लोगों का एक छोटा सा टेस्ट था। वो चाहता तो बहुत पहले प्रोफेसर से बोल के एक दूसरा हीटिंग स्टोन मंगवा लेता, लेकिन उसने इसी बहाने एक टेस्ट लेकर उन लोगों का टीम वर्क देखना चाहा। जिसके बाद होटल आकर वो लोग अपना मस्त आराम से मस्ती वस्ती करते हैं और मजे से आज का पूरा दिन बिताते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ उनके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी थी। इधर ही प्रिंस ग्राहट के इस तरह अपने कमरे से बाहर निकलकर एक रॉयल डैगर तक पहुंच जाता है। इस डैगर में इतनी ताकत थी कि अपने यूजर की पावर को कई गुना तक बढ़ा सकता है, लेकिन इसे सिर्फ रॉयल खानदान के लोग यूज कर सकते हैं, जिसमें से एक ग्रैंड भी है। और अब अगले दिन सीधा ग्रैंड एलन और टीना के पास जाकर उन्हें बैटल के लिए चैलेंज कर देता है। तो उन साथ वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि एलन ने तुम्हें कुछ सिखाया भी है, तुम लोग तो इतने डरपोक हो कि एक साथ आ जाओ तभी मेरा सामना नहीं कर सकते। ग्रैंड एलन के बारे में और उल्टी सीधी बातें करता है, जो देखो तीनों बैटल के लिए मान जाती है। वो लोग जब बैटल फील्ड में पहुंचते हैं तो ग्रैंड गार्ड्स खुद उसे देखकर हैरान थे कि आखिर तुम इन बच्चों से क्यों लड़ना चाहते हो, सुल्तान हमें माफ नहीं करेंगे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ग्राहट उन पर चिल्लाते हुए अपनी डैगर से उन्हें वही मार डालता है। उसे ऐसे गुस्से में पागल देख वो लोग समझ जाते हैं कि अगर इसे अभी नहीं रोका तो ये हमें मार डालेगा। वो लोग रॉयल डैगर को उसके हाथों में देख के मामला
पूरा समझ जाते हैं और इसलिए टीना ग्रेहाइड के अटैक करने से पहले उसे वही फ्रीज कर देती है। और जब तक वो आइस तोड़कर बाहर निकलता है एलन भी वहां जाता है और कहता है कि अरे यार तू कब तक ऐसा करता रहेगा, छोटी छोटी बच्ची को परेशान करने के अलावा तुझे और कुछ नहीं मिलता क्या। लेकिन वो लोग उल्टा एलन से कहते हैं कि तुम चले जाओ, हम इसका सामना कर लेंगे। और जब तक एलन उनकी तरफ मुड़ा ही था, ग्रेहाइड चालाकी से अटैक करने की कोशिश करता है, जिसे एलन ने फिर भी किस तरह डॉज कर लिया। एलन काउंटर अटैक करते हुए सभी एलिमेंट्स का यूज करके उसे एक बड़े से चट्टान के अंदर दबा देता है, लेकिन वो कमीना अपने डैगर से उस चट्टान को भी तोड़कर बाहर निकल आता है। और इससे पहले कि वो दोबारा हमला करता, टीना उसका एक हाथ फ्रीज कर देती है। मौका देकर एलन अपने लाइटनिंग मैजिक से झटका देकर उसे कमजोर कर देता है। और तब तक वो तीनों फायर, विंड और आइस मैजिक से लगातार हमला कर रहे होते हैं। इतना नुकसान पहुंचने के बावजूद भी वो गुस्से में बिल्कुल पागल सा हो जाता है और उन सबके ऊपर एक साथ हमला करने लग जाता है। और जैसे एलन को मारने के लिए डैगर लेकर उसे करीब पहुंचता है, लिडिया साइड से आकर एक जोरदार किक से दूर फेंक देती है। और इस वक्त तक फिलहाल वो गुस्से में इतना पागल हो चुका था कि धीरे धीरे डीमन में ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। अब जैसे जैसे उसे अटैक्स लग रहे थे वो धीरे धीरे डीमन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। लिडिया और एलन उसे हमले का एक भी मौका दिए बिना उस पर लगातार अटैक्स पे अटैक्स बरसाने लग जाते हैं। कुछ देर के अंदर ही उसका पूरा शरीर अजीब से क्रिएचर के अंदर बदल जाता है। लिडिया जल्दी से एक बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट करती है जिसे सामने की पूरी दीवारें टूट गई। और इसी बीच एकेडमी डायरेक्टर भी वहां पहुंच गया होता है और बताता है कि अभी तुम लोग उसे डीमन बनने से रोक सकते हो अगर उसके डैगर को डिस्ट्रॉय कर दो तो। इधर भाई ग्राड लगभग किसी अजीब से क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, जिसपे अब लिडिया के फायर मैजिक का भी कोई असर नहीं होता। और जैसे उनकी तरफ आ रहा होता है, डायरेक्टर उसे एक बैरियर के अंदर कैद कर लेता है। लिडिया टीना को बुलाती है कि जल्दी आओ, हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। एलन टीना और लिडिया के साथ अपनी पावर कंबाइन करते हुए डायरेक्टर से बैरियर हटाने के लिए कहता है। तीनों के एक साथ कंबाइन होने पर वही जायंट आइस वुल्फ समन होता है जिसे ड्यूक हावर्ड के खिलाफ टीना और एली ने मिलकर किया था। इससे पहले कि ग्राहड कोई हमला करता, वो आइस वुल्फ पल भर में उसे फ्रीज कर देता है। मौका मिलते ही लिडिया अपने स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ने लगती है और उसी वक्त टीना एक जायंट आइस बर्ड को समन कर देती है जो कि लिडिया के स्वॉर्ड के साथ कंबाइन हो जाता है। इसकी कंबाइंड पावर्स इतनी थी कि बस एक हमले के साथ ही डैगर दो टुकड़ों में टूट जाता है। ग्रेहाइड भी वहीं बेहोश होकर गिर जाता है और साथ ही इतनी ज्यादा पावर यूज करने की वजह से एलन, लिडिया और टीना भी। कुछ देर बाद जब एलन की आंख खुलती है तो लिडिया उसके बगल में बैठी थी। एलन उसे बचाने के लिए थैंक्स कहता है, लेकिन फिलहाल लिडिया को पता चल गया था कि एलन ने टीना के साथ मैजिकल बॉन्ड बनाया था, इसलिए वो तो बहुत गुस्से में है। तभी इसी बीच लिडिया की माँ भी वहाँ आती है जो एलन का शुक्रिया अदा करती है इन सब लड़कियों की जान बचाने के लिए। नहीं, मैं टीचर की पोजीशन के लायक ही नहीं, उसने इतना सब कुछ किया सिर्फ मेरी वजह से। अगर मैंने उसे चैलेंज न किया होता तो इतना बड़ा खतरा आता ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, तुमने इन लोगों की जान ही बचाई है। ये लड़कियां बर्दाश्त नहीं करेंगी अगर तुम यहाँ से चले गए तो, इसलिए फिलहाल आराम करो, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। रात में जब एलन टहलने के लिए गार्डन में निकलता है तो यहाँ पर टीना काफी उदास बैठी थी। एलन के पूछने पर वो रोते हुए कहते हैं कि मुझे माफ करना, पर मैं तुम्हारे साथ बैटलफील्ड में खड़े होने के लायक नहीं। लिडिया मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं। तो एलन समझाता है कि अरे ऐसा नहीं है, लिडिया इतनी स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि वो पिछले कई सालों से खुद को ट्रेन करती आई है और मुझे यकीन है कि अगर तुम भी रेगुलर खुद को ट्रेन करती रही तो उसके लेवल तक जरूर पहुंचोगी। एलन के इतना समझाने के बाद फाइनली वो थोड़ा खुश होती है और अब एलन खुद डायरेक्टर के पास पहुंचता है, जहाँ पूछने पर उसे पता लगता है कि ग्राहड को एक ऐसे प्रिजन में डाल दिया गया है जहाँ से वो कहीं बाहर नहीं आ सकता, कम से कम जब तक वो कैद है तब तक तो नहीं। एलन डायरेक्टर को उस व्हाइट ड्रैगन और उसके मिस्टीरियस आवाज के बारे में बताता है जो सिर्फ उसे सुनाई दी थी और कहता है कि मैं अब तक ये समझ नहीं पाया कि आखिर इस ड्रैगन की आवाज सिर्फ मुझे क्यों सुनाई दी। तो डायरेक्टर साफ कह देता है कि अगर ये आवाज सिर्फ तुम्हें सुनाई दी तो मैं तो फिर कुछ कर नहीं सकता ना, तुम्हें टीना से खुद इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए। वो लोग बातें कर रहे थे कि तभी स्टेला अंदर आती है जो अपनी फ्रेंड फेलिशा की तबीयत खराब होने की वजह से उसके लिए छुट्टी मांगने आई थी, जिसके लिए डायरेक्टर मंजूरी भी दे देता है। उसके जाने के बाद डायरेक्टर एलन को बताता है कि स्टेला लोगों की हमेशा हेल्प करती है, हालांकि मैजिक के मामले में स्टेला से ज्यादा टैलेंट एलन के पास है, पर फिर भी मैंने उसे ही चुना। और दरवाजे के पीछे खड़ी स्टेला ये बातें सुन लेती है, जिससे उसे अपने वो पुराने दिन याद आते हैं जब उसके फादर ने उसे अकेडमी जाने से मना किया था और कहा था कि तुम इसे काबिल नहीं हो। जो बात स्टेला को बहुत बुरी लगी थी क्योंकि उसे लगा था कि उसके फादर उसे सपोर्ट नहीं करते और उल्टा नीचा दिखा रहे हैं। और तभी उसने घर छोड़कर अकेडमी में आके खुद को प्रूव करने का फैसला किया। ये उसकी खुद की मेहनत का नतीजा है कि आज वो स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट है। लेकिन आज जब वो अपनी बहन टीना के पास अपने से ज्यादा मैजिकल टैलेंट देखती है तो उसे थोड़ा बुरा तो फील होता ही है। शाम में जब वो कैरन के साथ अपने कमरे में जा रही होती है तो कैरन समझ गई थी कि उसकी परेशानी क्या है और उसे अपने साथ आने के लिए कहती है, पर वो उल्टा मना करते हुए चली जाती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। पर कमरे में आते ही उसके अंदर की असली परेशानी सामने आती है जो उसे खुद के एक छोटे से रूप में अपने सामने दिखाई देती है। इस तरह से कहती है कि तुम कमजोर हो, तुम इस पोजीशन के काबिल हो ही नहीं सकती। ग्रेहाइड से बैटल के दौरान तुम पीछे हट गई, तुमने कुछ भी नहीं किया और तुम्हारी खुद की बहन अकेले बिना डरे उसे लड़ने चली गई। तुम हमेशा उसे कमजोरी रहोगी। अपने मन में चल रही इन बातों से वो इतनी परेशान हो जाती है कि खुद को ही कमरे में बंद कर लेती है। इधर अगली सुबह एलन अपने दोस्त गिल से मैजिक के मेथड्स को इंप्रूव करने के बारे में बात कर रहा होता है, जहाँ गिल उसे कहता है कि तुम प्लीज संभल कर रहना, तुम वुल्फ क्लैन से जुड़े हुए हो, इसलिए यहाँ काफी सारे लोग तुम्हें दुश्मनी की नजर से देखते हैं, हो सकता है कि वो तुम्हारे खिलाफ कुछ प्लानिंग भी करे। पर एलन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और कहता है कि चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। बाहर जाते हुए उसे स्टेला अपने सामने देखती है जो कि फिलहाल काफी उदास दिख रही थी। एलन भी ये बात नोटिस कर लेता है और टीना से आके पूछता है क्या तुम्हें अपनी बहन में कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे हैं? पता नहीं, मैं 2 दिनों से उससे मिली नहीं। एलन कहता है कि ठीक है, स्टेला की बात हम बात में करेंगे, पहले तुम मुझे ये बताओ क्या तुम्हारे अंदर से निकले उस व्हाइट ड्रैगन से तुमने कभी कोई आवाज सुनी? तो टीना मना करती है कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। तो एलन समझ जाता है कि मतलब वो सही था, वो आवाज कार्डी बार्ड की थी जो सिर्फ उन लोगों को सुनाई देती है जिनके पास बहुत ज्यादा पावर्स होती है। इसलिए अब एलन टीना से वादा करता है कि वो उसके अंदर के टैलेंट को बाहर लाएगा। जब तक वो टीना को इस काबिल नहीं बना देता कि वो उस ड्रैगन की आवाज सुन पाए तब तक वो हमेशा उसके साथ रहेगा। इसके बाद वो एली और लियान को टीना के साथ बुलाकर उन्हें मैजिकल लिंक के बारे में समझाते हुए कहता है कि इस लिंक के साथ किसी भी मेज का लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। और लिडिया के साथ वो अपना मैजिकल लिंक परफॉर्म करके भी दिखाता है। तो इस तरफ स्टेला यहाँ घंटों तक लगातार ट्रेनिंग करते हुए बस खुद को इंप्रूव करने में लगी थी। तब तक उसकी पावर्स में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया, इसलिए फिलहाल वो काफी ज्यादा ही परेशान होती है। अगले दिन अकेडमी में ट्रेनिंग के लिए सब लोग आए होते हैं बस फेलिशा को छोड़कर, क्योंकि वो इधर अपनी फैमिली मैटर में परेशान थी। असल में अकेडमी में रहने
की वजह से वो अपनी फैमिली कंपनी पर जरा भी ध्यान नहीं दे पाई और उसकी वजह से उनकी कंपनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया और उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ। कैरन अब ये सारी बातें एलन को बता ही रही होती है कि तभी एली और लियान उनके पास रिपोर्ट्स लेकर एलन को दिखाने पहुंच जाते हैं, जिसमें साफ दिख रहा था कि अभी उनकी कंपनी काफी ज्यादा घाटे में चल रही है। एलन कहता है कि चलो ठीक है, तुम लोग परेशान मत हो, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और अभी क्योंकि लीडिया एलन के आसपास नहीं थी तो वो तीनों मौका देख के एलन को डिनर के लिए पूछती है, जिसके लिए वो तो मान भी जाता है। और रात में उनके घर पर उन तीनों के साथ डिनर कर रहा होता है, पर वहाँ उसे स्टेला नहीं दिखती तो वो थोड़ा परेशान था कि वो है कहाँ। वो इस बारे में उन लोगों से पूछता भी है, पर वो कह देती है कि शायद हो सकता है वो बिजी हो। अगले दिन अब एलन उन लोगों की प्रॉब्लम ठीक करने के लिए खुद फेशिया और उसके फादर से मिलने जाता है और उन्हें समझाता है कि देखिए, अकेडमी के टीचर के रूप में मैं डायरेक्टली आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ फिर भी मैं आपके लिए अपने कनेक्शंस के जरिए हेल्प कर सकता हूँ। अब ये पता नहीं कैसे, लेकिन वो अपने कुछ पर्सनल कनेक्शंस का यूज करके उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट एक बड़ी कंपनी के साथ करवा देता है और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर लेता है। जो देखो वो लोग भी हैरान थे कि क्या सच में कंपनी हमारे साथ काम करने के लिए मान गई। पर खैर एलन ने एक अनजान होते हुए भी उनके लिए इतना कुछ किया तो उसका फादर दिल से थैंक्स कहता है। लेकिन साथ ही यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो चुकी थी। फेलिशिया को महसूस होता है कि एलन के लिए उसके दिल में भी फीलिंग्स आ चुकी है। मतलब यार क्या ही चल रहा है, जिस लड़की को देखो उसे एलन से प्यार हो जा रहा है। अगले दिन एलन लीडिया की माँ क्वीन लीजा से मिलने जाता है, उनसे ये पूछने के लिए कि आपने फेलिशिया और उसके परिवार की कंपनी के प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने का फैसला किया है या नहीं। इस पर वो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, इससे हम दोनों की अच्छी ग्रोथ होगी। फेलिशिया के परिवार से जिस बड़े कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट करवाने की एलन बात कर रहा था वो किसी और की नहीं बल्कि लीडिया की फैमिली की ही कंपनी है। फेलिशिया जब ये खुशखबरी कैरन और स्टेला को बताने जाती है तो कैरन तो बहुत खुश होती है, लेकिन स्टेला अंदर ही अंदर और परेशान हो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अभी वहीं की वहीं है और उसके आसपास सब कोई आगे बढ़ता जा रहा है। अगली सुबह जब कैरन स्टेला से मिलने जाती है तो वो उसे पूरा अकेडमी में कहीं दिखती ही नहीं। कैरन इस बात से इतनी परेशान हो जाती है कि एलन से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज उसे ढूंढ दो। वो पूरे अकेडमी में कहीं नहीं दिख रही, पता नहीं वो कहाँ चली गई। असल में स्टेला अपने लिए कोई फैसला लेकर अपने परिवार के पुराने और सुनसान घर में चली आई थी, जहाँ वो कुछ समय तक अकेले रहना चाहते थे। लेकिन ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और एलन उसे ढूंढते हुए पहुंच जाता है। आखिर बात क्या है, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो, मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। मेरे सारे दोस्त, यहाँ तक कि मेरी छोटी बहन भी मुझसे आगे निकल चुकी है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं उन सबसे इतना पीछे हूं कि अब तक अपने लिए कुछ कर नहीं पाई। एलन समझाता है कि ऐसा नहीं है, तुम अकेली नहीं हो, मैं भी लीडिया से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उसकी ऐसी सक्सेसफुल और खुशहाल जिंदगी देखकर मुझे हमेशा लगता था कि शायद मैं उसके लायक नहीं, और इसलिए मैं उससे शादी करने से हिचकिचाता था क्योंकि मेरे पास ढंग की नौकरी तक नहीं थी। पर अब मुझे ये बात समझ आ गई है कि अगर हम फेल होते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारी जिंदगी वहीं खत्म हो गई। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि अगर आगे बढ़ना चाहती हो तो खुद को कभी भी किसी और से कंपेयर मत करो। एलन उससे वादा करता है कि वो तब तक उसकी ट्रेनिंग पर ध्यान देगा जब तक वो अपने ट्रू पोटेंशियल तक नहीं पहुंच जाती। और फिलहाल उसका थोड़ा मूड ठीक करने के लिए एलन घुमाने फिराने के लिए बाहर ले आता है, जहाँ वो दोनों काफी सारी जगह घूमते हुए साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। और भाई यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो कि इसे भी एलन से प्यार हो जाए। रात में घुमाते फिराते उसे एक ऊंची जगह पर ले जाता है और फिर एकदम से स्टेला को उठाकर आसमान की तरफ पड़ने लगता है। एलन उसे अब एक बड़ी सी बिल्डिंग के टॉप पर लाए खड़ा करते हुए कहता है कि अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो, जरा ये नजारा देखो, क्या तुम्हें ये जगह किस चीज की याद दिलाती है। जो देखो वो तो काफी हैरान थी क्योंकि ये वही जगह है जिसके बारे में उसकी माँ बचपन में कहानियों में बताया करती थी। एलन बताता है कि देखो मैंने तुम्हारी माँ की सारी बुक्स पढ़ी है और मैं ये जानता हूँ कि उन्हें तुम दोनों बहनों पर ही बेहद भरोसा है। वो बस यही चाहते थे कि तुम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहो। इन बातों से स्टेला के अंदर एक नई उम्मीद जाग जाती है और अगले दिन अकेडमी में जाकर अपने दोस्त और अपनी बहन तीन लोगों को ऐसा चैलेंज कर देती है। पहले तो उन्हें लगता है कि शायद ये मजाक कर रही है, लेकिन तभी एलन कहता है कि नहीं ये सच है, इस बैटल में मैं स्टेला के साथ लड़ूंगा। जो सुन वो बेचारे बड़े हैरान होते हैं, क्या तुम इसके साथ, पर क्यों। अब क्योंकि इतने लोगों के फाइट करने की वजह से ये बैटल काफी मजेदार होने वाला था तो वो लोग फैसला करते हैं कि अभी से 2 हफ्ते बाद ये मैच होगा। इसके बाद एलन स्टेला के पावर्स को टेस्ट करने का फैसला करता है ताकि उसे थोड़ा और ट्रेन कर सके। एलन उसके लिए टारगेट बनकर सामने खड़ा हो जाता है, क्या वो आइसमेजिक सामना करती है, लेकिन एलन अपनी स्पीड से तुरंत झपकते गायब हो जाता है। स्टेला जल्दी से कुछ और आइस स्टोन से अटैक करती है, लेकिन एलन बस एक चुटकी में उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। परंतु वो हार नहीं मानती और एक बड़ा सा बर्फ का तूफान बनाते हुए तेजी से जाकर एलन पे हमला करती है, जिसे वो बस अपनी थोड़ी सी ताकत लगा के रोकते हुए स्टेला को जमीन पे गिरा देता है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, हम कल आगे ट्रेनिंग करेंगे। स्टेला और लड़ना चाहती थी तो एलन समझाता है कि एक ही ट्रेनिंग सेशन में अपनी सारी एनर्जी खत्म मत करो, जाके रेस्ट करो और अपने अटैक्स के बारे में सोचो कि तुम उन्हें कैसे इंप्रूव कर सकती हो। और अब घर जाके रात भर वो यही सोच रही होती है कि वो खुद को इंप्रूव कैसे करे। अगले दिन एलन अपनी ट्रेनिंग और भी ज्यादा लंबे समय तक चलाता है, जहाँ इस बार स्टेला के अटैक्स और उसका मैजिक काफी अच्छा इंप्रूव हो गया था। साथ ही एलन स्टेला की माँ रोज की किताब पढ़ते हुए इस चीज का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर कैसे वो अपनी ट्रेनिंग के जरिए स्टेला के ट्रू पोटेंशियल को बाहर ला सकता है। एलन अब उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाकर एक पेपर के ऊपर एलिटीना और लियान की तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें सबसे पहले इन तीनों की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना होगा। अगर तुम्हें सच में इन लोगों से जीतना है तो अटैक्स के साथ साथ अपनी स्ट्रेटेजीज को भी इंप्रूव करना होगा। और चिंता मत करो, मैं तब तक तुम्हारे साथ हूँ जब तक तुम अपनी फैमिली के ट्रू पोटेंशियल को बाहर नहीं ले आती। इधर एलन अपना पूरा टाइम स्टेला को ट्रेन करने में लगा रहा था और यहाँ तीनों बड़े कॉन्फिडेंस में होते हैं कि वो तो इस मैच को बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। तो इस तरफ स्टेला की ट्रेनिंग के दौरान एलन उसकी आइस पावर्स को नोटिस करता है, जिसमें से वैसे ही वेपर्स निकल रहे थे जैसे कि टीना की आइस मैजिक में से निकलते हैं। जो देखो वो समझ जाता है कि इन दोनों ही बहनों को अपनी माँ से विरासत में सेम लेजेंडरी पावर्स मिली है और क्योंकि स्टेला खुद को इंप्रूव करने में काफी ज्यादा ध्यान दे रही है तो हो सकता है वो टीना से आगे भी निकल जाए। और अब काफी दिनों की मेहनत के बाद फाइनली मैच का दिन आ जाता है, जहाँ आज एलन स्पेशली इस मैच के लिए व्हाइट मैच की ड्रेस पहन कर आया था। अरे वाह, सब आ गए तो चलो फिर शुरू किया जाए। मैच स्टार्ट होते ही अली और टीना बारी बारी अपने विंड और आइस मैजिक का यूज करते हैं, जिन्हें एलन अपने बस एक मैजिकल सर्कल के साथ रोक देता है। कैरन भी बिना टाइम गवाए एक के बाद एक हमले तो करती है, पर एलन उसे भी रोक लेता है। मौका मिलते स्टेला अली पर अपना आइस मैजिक यूज करती है, जो काफी अच्छा इंप्रूव हो चुका था। जवाब में अली अपना विंड मैजिक यूज करके काउंटर करती है और जैसे स्टेला के हमले शुरू होने लगते हैं टीना उसे बरस जाती है, जहाँ दोनों ही आइस मैजिक एक दूसरे को कई टक्कर दे रहे थे। इसी बीच मौका मिलते ही कैरन स्टेला पर अपनी लाइटिंग मैजिक यूज करने वाली होती है कि तभी एलन बीच में आ जाता है। इधर अली और टीना लगातार अभी एक साथ स्टेला पर हमला कर रहे होते हैं, जिससे बचने के लिए वो एक आइस बैरियर के पीछे छुप जाती है। और हाँ, मैं तुम लोग को बताना भूल गया कि इन लोगों की बैटल देखने के लिए यहाँ पर कुछ लोग भी आए हुए हैं। इधर ये सब लोग एक दूसरे पर टूट पड़े होते हैं, जहाँ एलन कैरन को संभाल रहा था और अली और टीना स्टेला को, लेकिन वो दोनों ही अभी अपनी फुल पावर पे नहीं लड़ रहे थे। एलन तो ऑब्वियसली बात है अपनी फुल पावर पे नहीं लड़ रहा था, लेकिन हैरानी की बात थी कि स्टेला ने भी अपनी आइस मैजिक का ट्रू फॉर्म
कम नहीं दिखाया होता। और जैसे एक अच्छा मौका मिलता है, स्टेला अपने जबरदस्त आइस पावर को अनलीश कर देती है, जिसे एलन जल्दी से अपने बेड मैजिक से रोकने की कोशिश कर रही होती है, पर एलन बीच में आगे साइड कर देता है और स्टेला से जाके कहता है कि संभल कर, टीना अब अपना फाइनल अटैक इस्तेमाल करेगी, सावधान रहना। और तभी इधर टीना भाई अकेले अपनी पावर के दम पे आइस वॉल्फ को समन कर लेती है, जिसे समन करने के लिए उसे अब तक के साथी की जरूरत पड़ती थी, उसने इस बार ये अकेले ही कर लिया। स्टेला सोचने की कोशिश कर रही होती है क्या करे कि तभी एलन स्टेला का हाथ पकड़ के उसकी पावर को अपने साथ कंबाइन कर लेता है, जिससे वो लोग आइस मैजिक के जरिए दो बर्ड्स को समन करते हैं। इनकी पावर्स इतनी ज्यादा थी कि पल भर में ही आइस वॉल्फ को चकनाचूर कर देते हैं। एलन स्टेला से कहता है कि देखो तुम्हें मैं तुम्हारी पावर के पोटेंशियल तक ले आया, अब इसके आगे बढ़ने के लिए तुम्हारा खुद पर भरोसा होना चाहिए। स्टेला भी समझ जाती है कि उसे क्या करना है और अपने स्वॉर्ड निकालकर उन दोनों ही बर्ड्स को अपने स्वॉर्ड में एब्सॉर्ब करके अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तो इस तरफ टीना और एली अपनी कंबाइंड पावर के साथ कैरन को सपोर्ट देते हैं ताकि वो अपने लाइटनिंग मैजिक से काउंटर स्ट्राइक कर सके। अपना फाइनल अटैक करते हुए दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं और दूसरे पर शॉट से मार करते हैं। कैरन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी होती है, पर स्टेला के पास अभी अपना फाइनल अटैक बचा था और अपनी बची कुछ ताकत के साथ आइस मैजिक को अनलीश करते हुए फाइनली मैच जीत जाती है। उसने अपने फैमिली के आइस मैजिक का ट्रू पोटेंशियल अनलॉक कर लिया था, मगर हारने के बाद भी एली, टीना और कैरन उदास नहीं होते, बल्कि स्टेला के लिए काफी खुश होते हैं क्योंकि उसने बहुत ही कम टाइम में इस लेवल को अचीव कर लिया। एलन का काम पूरा हो गया था तो वो जाने लगता है कि तभी क्वीन लिसा आके उसे रोकते हुए कहते हैं कि रुको, तुमने सभी लड़कियों को इतने अच्छे से ट्रेन किया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और चिंता मत करो, तुम एक बहुत ही रेयर टैलेंट हो, तो हम तुम्हें अकेडमी से ऐसे जाने तो नहीं देंगे। इसी बीच लीडिया भी आ जाती है जो पूछती है कि आखिर तुम जा कहाँ रहे हो, क्या अभी हमारी शादी का वक्त नहीं आया? अरे हाँ ठीक है, हम शादी करेंगे पर पहले लड़कियों को ग्रेजुएट तो हो जाने दो। और आज खुशी का जश्न मनाने के बाद अगले दिन एलन स्टेला के रूम में आता है, उसे वो लेटर दिखाने के लिए जो उसके फादर ने उसके लिए भेजा था। इसमें उन्होंने माफी मांगी होती है, ये कहते हुए कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है, तुमने आखिरकार इस लेवल को अचीव करके मुझे गलत साबित कर ही दिया, मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारे वापस आने का। फिलहाल अपने सारे काम से टेंशन फ्री होकर एलन बाहर आता है कि तभी उसे प्रोफेसर रोकते हुए बताता है कि हार्वर्ड ने तुम्हारे लिए एक नया वर्क कॉन्ट्रैक्ट भेजा है, तुम्हें अब भी उसके लिए एक टीचर के तौर पर काम करना है। तो बोलो करना चाहोगे? जो सुन के एडी और बाकी लोग तो बहुत खुश होते हैं, क्या तो तुम कहीं नहीं जाओगे, अब तुम्हारे साथ ही रहोगे ना। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ कैद में बैठा हुआ ग्राहट अब भी एलन से उतनी ही नफरत करता है और बस मन में यही सोच रहा होता है कब मैं बाहर निकलूं और साले की जान लूं, मैं उसे इस बार तो नहीं छोड़ने वाला। और इसी के साथ ही एनीमे यहीं पर एंड होता है।